नमस्कार है। जय हिंद है। क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन के ऊपर कई बार सवाल आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, रेगुलेटेड होगी, लीगल होगी, वगैरह वगैरह। हालांकि इसके ऊपर मैंने कई बार चर्चा करी है, यूट्यूब पे भी दो तीन वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, बट मुझे लगता है कि एक बार दोबारा कोशिश करता हूं समझाने की। बट मैं चाहूंगा कि पिछली जो दो तीन वीडियोस है उनको जरूर देख लें, ताकि आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे चल रहा है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड हिंदुस्तान में स्पेशली। क्रिप्टो करेंसी कायदे से दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साथ में मोड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि एनक्रिप्टेड होती है, जिसको हम क्रिप्टो बोल देते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोल देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अपने एडवांटेजेस हैं, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज अ टेक्नोलॉजी इज वर्थवाइल एंड कंटिन्यू करेगी एटलीस्ट टिल द टाइम जब तक कोई न्यू टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन करने ना आ जाए टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कायदे से डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं उसको। एंड इसलिए मिडल मैन की एक तरह से जो रिक्वायरमेंट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खत्म करती है, जिसके कारण ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से अडेप्ट करी जा रही है, अडॉप्ट करी जा रही है रैदर, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक डोमेन में रैदर, गवर्नमेंट कंट्रोल्स में, बजट्स में, वगैरह वगैरह। मगर पॉइंट यह है कि जो मोड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको मैं क्रिप्टो करेंसी की समझ के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूं, वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो या अनोनिमसली रेगुलेटेड हो या शायद नॉन रेगुलेटेड हो, उसका चलना हिंदुस्तान जैसे जैसे देश में जहां पे हिंदुस्तान के कई देश दुश्मन बने हुए हैं, वहां पे उसका चलना आई थिंक उतना लाभदायक फॉर द कंट्री नहीं होगा। इसका मतलब ये उतना बेनिफिशियल सिंस कंट्री के लिए नहीं होगा, तो कंट्री डेफिनेटली इस पे टफ नॉर्म्स, टफ स्टैंड्स रखने की उम्मीद हम रख सकते हैं। कायदे से देखा जाए तो स्पेशली अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसका माई बाप का पता नहीं है, जिसके पीछे जो ओनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनका पता नहीं है। इनफैक्ट सतोशी नाकामोटा के नाम से जो अनोनिमस जो एक नाम दिया हुआ है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, और मेरे को लगता है कि इसमें वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट माफिया के जो लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी उन्होंने इस करेंसी को प्लेस किया जैसे ही वर्ल्ड में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया, स्पेशली 2008 के आसपास। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इतना बड़ा क्राइसिस है तो डॉलर क्रैश करेगा, तो इस करेंसी को अगर हम प्लेस कर दें और डिसेंट्रलाइज का नाम दे दें, अनरेगुलेटेड का नाम दे दें, वगैरह वगैरह करके, और इसकी सही एडवर्टाइजमेंट कर दें, तो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और काफी हद तक हुआ भी। एंड मुझे लगता है कि जहां वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट माफिया इन्वॉल्व थे, तो बेस्ट से बेस्ट जो इकोनॉमीज थी उनके भी हिडन इंटरेस्ट थे, स्पेशली यूएसए ने, जिसने बिना प्रोमोटर्स के नाम करे हुए बिटकॉइन को लीगली ट्रेड करने के लिए कह दिया या अलाउ कर दिया यूएस पे। जहां पे बिना केवाईसी नॉर्म्स के यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलता, वहां पे पूरा ट्रेडिंग होती है। या इवन रशिया में, जापान में, चाइना में लीगल बन गई है करेंसी। इनफैक्ट चाइना ने तो माइनिंग, जो कि क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, माइनिंग 60% ऑफ द वर्ल्ड की जो माइनिंग होती थी वो चाइना में होती थी। एंड चाइना में माइनिंग करने के लिए, हम सब जानते हैं कि माइनिंग के लिए काफी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी देता था चाइना कि एक तरह से कोई बात नहीं, माइनिंग हब्स आप यहाँ पे शुरू करो एंड मैं इलेक्ट्रिसिटी आपको सस्ती दूंगा। एंड करते करते माइनिंग हब बन गया चाइना। मगर ऑफ लेट धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जैसे जैसे इन देशों को समझ आ रहा होगा कि उनके लिए भी ये करेंसी, क्रिप्टो करेंसी खतरा बन सकती है, तो उन्होंने भी इसको हट दूर करना शुरू किया। चाइना ने 2013 में ही करना शुरू कर दिया था, एंड इनफैक्ट जापान ने 2017-18 में करना शुरू किया, अभी रिसेंटली रशिया ने भी किया है। मगर अगर हम देखें स्टेप बाय स्टेप, चाइना ने 2013 में क्या किया। 2013 में हालांकि पहले माइनिंग का हब बना दिया, सब कुछ लीगल, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मगर 2013 में चाइना ने अपने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था उनको कहा कि आप क्रिप्टो, स्पेशली इंक्लूडिंग बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस अलाउ नहीं करेंगे। सेंट्रल बैंक ने बोला, यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है। फिर धीरे धीरे करके 2017 आया, और 2017 में फिर दोबारा सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जितने भी अपने उनके पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, यानी कि सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, पेमेंट्स इंस्टीट्यूशंस भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, उन सारों को यह कह दिया कि कोई भी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी बैन है।
फिर उसके बाद 2020 में जहां पे धीरे धीरे करके चाइना अपनी ई करेंसी निकाल रहा था, ई रेमनी भी निकाल रहा था, डिजिटल करेंसी निकाल रहा था, वहां पे चाइना ने 2020 में एकदम से माइनिंग के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया कि माइनिंग अब अलाउ नहीं करी जाएगी। और रीजंस क्या देने शुरू कर दिए? रीजंस ये देने शुरू कर दिया कि इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, वगैरह वगैरह। हालांकि चाइना में जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है वो वहां पे हाइडल पावर बनती है, तो इससे ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं था, बहाना बनाया गया होगा, मगर रीजन यही है कि अल्टीमेटली चाइना को स्टेप बैक करना था। और फाइनली 2021 में चाइना ने कंप्लीट बैन करके साथ में बोल दिया इलीगल है। आज तक उसने इलीगल का वर्ड नहीं यूज किया था, मगर 2021 में चाइना ने ऑल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के ऊपर इलीगलिटी का एक तरह से थप्पा लगा दिया। जापान ने 2017 में हल्का फुल्का रेगुलेट करने की कोशिश करी थी, मगर 2018 में जापान ने भी एक तरह से बैन लगा दिया था। रशिया ने भी इन रिसेंट टाइम्स बैन लगा दिया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जैसे जैसे सारे देश समझदार हो रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी के कारण ज्यादा नुकसान हो सकता है देन की जितना फायदा उनको लगता था, तो वो धीरे धीरे कंट्रीज जो हैं वो अपने देशों में बैन कर रहे हैं। क्लोज टू 50 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया है ऑफ लेट। एंड इनफैक्ट 2018 के बाद अगर हम देखें तो जितने 2018 से पहले कंट्रीज जिन्होंने बैन किया था और जितने कंट्रीज 2018 के बाद हैं, डबल हो गए। यानी कि डबल द कंट्रीज जिन्होंने पहले बैन लगाया था, वो यानी कि कंट्रीज अब डबल हो गए हैं, ज्यादा कंट्रीज ने अब बैन लगाना शुरू कर दिया है। कायदे से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या जिसकी हम बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अपने आप में बहुत वैल्यू है। जब तक टेक्नोलॉजी एक न्यू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई और टेक्नोलॉजी नहीं आती, तब तक मेरे को लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलेगी। क्योंकि जैसे पहले इंटरनेट चला था, उसके बाद मेरे को लगता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थिंक उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरफ तो डेफिनेटली एक वैल्यूएडिशन है। मगर क्रिप्टो करेंसी जो कि अनरेगुलेटेड है, स्पेशली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं है, तो देखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या है? ना तो उसकी कोई वैल्यू एडिशन है, ना ही वो प्रोडक्टिव एसेट है। यानी कि जैसे हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड में हम प्रोडक्टिव एसेट की बात करते हैं, कोई ना कोई वैल्यू एडिशन है, कोई ना कोई प्रोडक्शन के लिए काम आती है लैंड। लैंड में आप कुछ ना कुछ उगा सकते हैं या लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट करती है बिकॉज एक तरह से वो फिजिकल रियल एसेट है। गोल्ड को मैं शायद यूं कहूंगा कि गोल्ड की भी वैल्यू शायद इसलिए बढ़ रही है धीरे धीरे करके क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। और साथ में सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो एक तरह से गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूएस ट्रेजरीज। यानी कि यूएस ट्रेजरी में अगर पार्किंग ऑफ फंड्स नहीं करेंगे, यूरो में नहीं करेंगे, पाउंड में नहीं करेंगे, तो वो गोल्ड में करते हैं। इसलिए गोल्ड की कहीं ना कहीं वैल्यू है, यानी गोल्ड के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। गोल्ड एक फिजिकल शाइनिंग येलो मेटल है। हालांकि कायदे से अगर सारे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को भी नकार दें और कोई नया प्रेशियस मेटल आ जाए, हालांकि पीछे बातचीत चल रही थी, पैलेडियम आ गया है, तो शायद धीरे धीरे करके गोल्ड की भी जो शाइन है, गोल्ड की जो वैल्यू है, वो भी शायद धीरे धीरे करके कम हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के प्रति, लोगों के दिमाग में जो गोल्ड की अट्रैक्शन है, स्पेशली लेडीज के दिमाग में जो गोल्ड की अट्रैक्शन है, अगर वो कम होने लग जाए और किसी और ऑल्टरनेटिव मेटल की तरफ चले जाएं, कोई और ऑल्टरनेटिव शाइनिंग मेटल की तरफ चले जाएं, और साथ में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड की तरफ हटके, गोल्ड से हटके कहीं और ऑल्टरनेटिव प्रेशियस मेटल की तरफ चले जाएं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो शायद गोल्ड की भी वैल्यू खत्म हो जाए। मगर फिर भी गोल्ड एटलीस्ट दिखता है, शाइनिंग मेटल है, प्रेशियस मेटल है। मगर यहाँ पे हम एक क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, जहां पे एक अनोनिमस सा नाम है, कौन सप्लाई कर रहा है, कितनी सप्लाई कर रहा है, वो सब वर्चुअल। यानी कि एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं है, जो कोई प्रोडक्शन में भी हेल्प नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली आप यूं समझ लो कि एक ना ग्रेट फूल थ्योरी बनाई थी। एक जमाना था 17 सेंचुरी के आसपास, जब ट्यूलिप्स जो एक फ्लावर है उसकी इतनी वैल्यू बन गई क्योंकि लोगों को लगा पता नहीं कितना प्रेशियस फ्लावर है, एंड ट्यूलिप्स की इतनी डिमांड बन गई कि ट्यूलिप के प्राइसेस रॉकेट साइज बन गए। एंड अल्टीमेटली वन फाइन डे जब उनको पता लगा रहे ये तो सिर्फ एक फूल है, एक कली है, और करते करते उसके प्राइस क्रैश कर गए, जिसको हम ग्रेट फूल थ्योरी भी बोलते हैं। एंड उस जमाने में भी जो फूल्स आखिरी में घुसे थे वो घुस गए। यानी कि जो आखिरी में जो लोग घुसते हैं, नॉर्मली ऐसी तरह की जो पिरामिड बनती है, वो अल्टीमेटली घुस जाते हैं और मार्केट वहां से क्रैश कर जाती है, और समहाउ वो फिर अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि किस्मत में शायद ये नुकसान लिखा था।
सो कायदे से देखा जाए तो ये जितने भी नॉन वैल्यू एडिशन वाली चीजें होती हैं, नॉन प्रोडक्टिव चीजें होती हैं, स्पेशली ये जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं या बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, ये तब तक चल रही होती हैं जब तक हर आदमी जो खरीद रहा होता है वो इसको समझता नहीं है, या फिर इतना समझता है कि कैसे मैं दूसरे को बेवकूफ बना के उसके हाथ में पकड़ा दूं। यानी कि जितने ज्यादा लोग इस चीज को नहीं समझेंगे कि इसके अंदर कोई वैल्यूडेशन नहीं है, उतना ही अच्छा है इसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर आदमी जो खरीदता है वो ये सोच के खरीदता है कि अगला आदमी जो खरीदेगा वो इससे महंगा ही खरीदेगा। एंड वो इससे महंगा तभी खरीदेगा जब उसको इतनी समझ होगी ही नहीं, तभी तो इससे महंगा खरीदेगा। क्योंकि जो असली में समझदार लोग थे उन्होंने तो शुरुआत में लगाया होगा, वो तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में थमा के चल पड़े हैं, उन्होंने तो कहीं ना कहीं एनकैश कर दिया है। या कुछ लोग अगर बच गए हैं तो वो एनकैश करने के लिए मस्त एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और ऐसे तरह के एसेट्स जिनकी कोई वैल्यूडेशन नहीं होती, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, इनकी वैल्यू हर रोज डे बाय डे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? या तो कंट्रीज को बोलो कि अडॉप्ट कर लो, जो कि कंट्रीज ने किया, मगर धीरे धीरे करके कंट्रीज अब दूर हो रहे हैं। हाँ, वो कंट्रीज अभी भी अट्रैक्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ जिनको अभी लगता है कि उनको फायदा ज्यादा है किसी और को नुकसान पहुंचा के, किसी और देश को नुकसान पहुंचा के, कहीं और माफिया का ट्रांजैक्शन करवा के। तो जिनको फायदा ज्यादा है वो अभी भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर जब अल्टीमेटली उनके ऊपर वो हथियार होगा, जब उनके ऊपर ये परेशानी होगी तो वो उसको भी इलीगल कर देंगे। जैसे चाइना को पहले इसमें फायदा था क्योंकि किसी और देश के लिए नुकसान था, मगर अब उसके ऊपर भी नुकसान हो रहा था इसलिए उसने बैन कर दिया। ऐसी रशिया को फायदा दिखता था, मगर बाद में अब रशिया को भी चैलेंज दिखने लग गया तो रशिया ने भी बैन करनी शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि इसमें जितने लोग छोड़ के जा रहे हो उससे ज्यादा या तो लोगों को इसमें बुला के ले आओ ताकि इसकी वैल्यू बढ़ती रहे। और बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? या तो कंट्रीज उसको लीगल कर दे, मगर कंट्रीज तो लीगल कर नहीं रहे धीरे धीरे करके, तो इसलिए बड़ी बड़ी जो पब्लिक हस्तियां हैं ना उनको बुला लो। किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को बुला लो, जैसे कि पीछे रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने या जेपी मॉर्गन ने शायद पीछे बात करी थी कि वो एक तरह से इसकी एक्सचेंज खोल रहे हैं। तो कई लोगों ने सोचा, देखा गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन इसको लीगल कर रहे हैं। लीगल नहीं कर रहे हैं, पॉइंट है उनको लगता है कि इतने बेवकूफ लोग हैं जो अल्टीमेटली इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो इसमें सट्टेबाजी करना चाहते हैं, तो हम अपनी कमीशनें क्यों ना कमाएं। तो उन्होंने एक पोर्टल बना दिया, ऑपरेशंस पोर्टल बना दिया, ताकि लोग आपस में सट्टेबाजी करें और वो अपनी कमीशन कमा ले। उनको लगता है कि लीगल हो इलीगल हो बाद में देखी जाए, पहले आज तो पैसा कमा ले। तो इसका मतलब ये, कई बड़ी बड़ी हस्तियां जो आती हैं जो एडवर्टाइज कर रही हैं, या कई जगह जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलते हैं, स्पेशली अभी रिसेंटली जो दुबई में आईपीएल हुआ वहां पे जो कैंपेन चला, ये क्यों है? ताकि आम आदमी जितना ज्यादा, जिसको नहीं समझ आती, वो जितने ज्यादा घुसेंगे उतना प्राइस बढ़ेगा, ताकि जो लोग इससे निकलना चाहते हैं, जो समझदार लोग हैं जो निकलना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली किसी और के हाथ में थमा दे। कायदे से देखा जाए, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, हालांकि बड़े बड़े लोग जिनको आप मानते हैं, जो बड़े बड़े समझदार लोग हैं, वो भी कहते हैं कि वन फाइन डे इसको क्रैश होना है। और देखा जाए तो अल्टीमेटली आज की डेट में अगर हम देखें, ऑफ लेट जितने भी लोग इसमें क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन में लगा रहे हैं ना, वो यही कह के लगा रहे हैं, चल 50,000 रुपए लगा देते हैं, डूब गया तो डूब गया, 5 लाख या 5 करोड़ बन गए तो किस्मत हमारी। इसका मतलब ये, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसी साइकोलॉजी के साथ लगाएंगे, इसी एटीट्यूड के साथ लगाएंगे कि 50,000 पे लगा रहे हैं या 10,000 पे लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गया तो मजा आ जाएगा, डूब गया तो डूब गया, तो कायदे से इसके प्राइसेस इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 10,000 50,000 इसी एटीट्यूड से लगाएं। इसी एटीट्यूड से लगाएंगे, लगाते रहेंगे, अल्टीमेटली तो क्या होगा, वन फाइंड जब बस्ट होएगा ना, तो इतने ज्यादा जो लोग होंगे जिनका इतना ज्यादा जो नुकसान होगा कलेक्टिवली, मगर हर आदमी का नुकसान उतना कम होगा कि उसको चुभेगा नहीं, उसको लगेगा कोई बात नहीं है, 10,000 डूब गए या 50,000 डूब गए, मैं तो वैसे भी सट्टेबाजी के लिए लगाया था, मल्टीप्लाई हो जाता तो मेरी किस्मत किस्मत में नहीं था। इसका मतलब ये, कुछ चंद लोग जिन्होंने इसका एक माफिया प्लान बनाया होगा, अल्टीमेटली वो निकल चुके होंगे। फिर कुछ बड़े बड़े लोग जो इससे किसी ना किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, वो इसको यूज कर रहे होंगे। एंड करते करते कुछ लोग जो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू समझते नहीं है, कि वैल्यू कुछ है नहीं, वर्थवाइल है नहीं, मगर घुसे हुए हैं, अल्टीमेटली वन फाइन डे क्या होएगा, करते करते वन फाइन डे ये इसके प्राइस बढ़ते बढ़ते क्रैश होगा।
आरबीआई ने भी इसके ऊपर बैन लगाया, मगर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बैन को रद्द कर दिया 2020 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला कि आप पहले पेश कीजिए रिपोर्ट कि इसमें नुकसान क्या है, या फिर ऐसा कीजिए इसका कोई ऑल्टरनेटिव लेके आइए। मैं उम्मीद करता हूं आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली डिजिटल करेंसी लक्ष्मी के नाम से बहुत जल्दी आएगा। एंड मुझे लगता है कि पहले तो गवर्नमेंट के दिमाग में बैन करना था, मगर शायद अब बैन फिलहाल नहीं कर रही, रेगुलेट करने की सोच रही है। इनफैक्ट नवंबर 2021 से पहले एक रिपोर्ट भी सबमिट हो गई थी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि अंदर की क्या चीजें हैं वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। बट कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के बाद दिसंबर के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी का बिल आना था, मगर उससे ही पहले कहीं ना कहीं आईएमएफ को लगा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लगाएगा कि इंडिया कहीं बैन ना कर दे। तो मिस गीता गोपीनाथ जो डेप्टी एमडी है, उन्होंने मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनको फोन किया। एंड बट ऑब्वियस उनको कहा होगा कि अभी अगर बैन शैन कर रहे हो तो अभी मत करो, रेगुलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा पोस्टपोन कर दो। तो यानी कि मुझे लगता है कि अप्रैल के सेशन में इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाएगा। एंड रेगुलेशंस में भी काफी टफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगाई जाएंगी, ताकि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का कहा भी सुन लें, और ताकि देश के लिए नुकसानदायक भी ना हो। मुझे लगता है 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, 2017 में यूपी के इलेक्शन थे, वहां पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था यूपी के इलेक्शन से पहले। अब 2022 में यूपी के इलेक्शन दोबारा है, और मुझे लगता है इस बार ये जो डीमोनेटाइजेशन है, जो क्रिप्टो करेंसी वाला डीमोनेटाइजेशन है, ये किया जाएगा 2022 यूपी के इलेक्शन के बाद। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे यूपी के इलेक्शन में, तो उनको बाद में पकड़ा भी तो जाएगा। तो बाद में पकड़ा जाए तो इसलिए अभी बैन नहीं किया, इसलिए अभी रेगुलेट नहीं किया, उनको अभी खुले में खेलने का मौका दे दिया। मगर जैसे ही रेगुलेट किया जाएगा तो मुझे लगता है ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इस यूपी के इलेक्शंस में खेलने की कोशिश कर रहे होंगे, या जो भी कई स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। आम आदमी जो पैसा लगाता है, पॉइंट ये है, उसको वन फाइन डे कहा जाएगा कि आप इतना परसेंटेज टैक्स दे दो, बाकी अल्टीमेटली आपका पैसा वाइट है, एंड कोशिश करो कि इसको आप लक्ष्मी में कन्वर्ट कर लो। क्योंकि धीरे धीरे हर देश अपना डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। जैसे चाइना ई रेमनी लेकर आया है, ऐसे हिंदुस्तान लक्ष्मी लेकर आएगा, यूरोप जो है वो भी डिजिटल यूरो लेकर आएगा। और मुझे लगता है वन फाइन डे यूएस को भी समझ आएगा, जब यूएस के ऊपर ही ये क्रिप्टो नुकसानदायक होएगा ना, तो यूएस अपना क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगा, जिसका नाम मुझे लगता है स्टेबल कॉइन का नाम होगा। इसका मतलब ये, कहीं ना कहीं जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो इसमें घुस रही है, मुझे लगता है कि समझदारी से नॉलेज के साथ घुसिए, क्योंकि बिना नॉलेज के ये प्राइस बढ़ रहा है। एंड आप जैसे लोग जो बिना नॉलेज के, बिना समझे इसमें लगा रहे हैं, अल्टीमेटली इसलिए तो बढ़ रहा है। और जब क्रैश करेगा ना, तो आखिरी में जो लोग घुसे होंगे वो घुस जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।